सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ आपके साथ होता है जब आप 12th क्लास में आते हो। आप सपना देखते हो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, लेकिन कई सारे बच्चों के साथ कुछ परेशानियाँ आती हैं। जैसे खासकर वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी पढ़ाई उनको समझ में नहीं आती हैं। इसकी भरपाई पूरी करने के लिए वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फीस की वजह से वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको वो सभी कमियाँ दूर करने की कोशिश की जाएंगी जो आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज पढ़ाई लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम पोल साइंस की जो पहली बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस में 12th में 2 बुकें पढ़नी है, जिसके अंदर पहली बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, जिसके अंदर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बुक है हमारी स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसके अंदर जो हमारे स्वतंत्रता है भारत को जब मिली थी उसके बाद क्या राजनीतिक बदलाव आए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो हमारी पहली बुक है उसका, समकालीन विश्व में राजनीति। इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले आखिरकार उस बुक में कहा क्या गया है, पूरी कहानी क्या है, क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, अगर इसके बारे में पता चल जाता है तो आप उसके लिए अपना माइंड सेट कर सकते हो और उसी तरह से आपको समझने में आसानी होगी। जो आपका पहला चैप्टर होगा इसके अंदर होगा शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि शीत प्लस युद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर युद्ध जो है वो शीत है, यानी कि ठंडा है, यानी युद्ध हुआ नहीं है लेकिन हो भी सकता है। यहाँ पर 2 महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में आपको तनातनी देखने के लिए मिलेगी, वही एक तरह का शीत युद्ध हो जाता है। यहाँ पर वो कई बार आपस में लड़ने वाले होते हैं लेकिन लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वो महाशक्ति होने के बावजूद अगर लड़ते हैं तो पूरे जो वर्ल्ड है उसको उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो सकता था। ऐसे एक टाइम आता है कि वह मिसाइल संकट में आप पढ़ोगे कि वो आमने सामने होते हैं और जो हथियार होते हैं उनसे वो लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन वो टल जाता है। अगर वो आपस में लड़ जाते तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता और आज वर्ल्ड का जो नक्शा है वो कुछ और ही होता। तो इस तरह से वो युद्ध नहीं हो पाया और हम बच गए। इसी तरह से इस युद्ध के टाइम जो शीत युद्ध था, हमारे भारत की क्या विदेश नीति रही, किस तरह से उसने अपने आप को अलग रखा। भारत ने भी अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया और उसके द्वारा जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, यानी कि जो नए राष्ट्र हुए थे, जो आज़ाद हुए थे ब्रिटेन से या फिर बहुत सारी जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी उनसे, तो उन्होंने अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया और उसके द्वारा जो हमारा शीत युद्ध था उसकी जकड़ को ढीला करा, यानी कि उसके अंदर शामिल ना होकर उन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा देने की जगह उसको और कमज़ोर करने की कोशिश करी। चैप्टर 2 के अंदर हम देखेंगे कि समकाल जो हमारे 2 ध्रुवीयता का अंत है वो हो जाता है। 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है कि जो हमारी 2 महाशक्तियाँ थी उनमें से एक महाशक्ति खत्म हो जाती है, जो होती है हमारी सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली क्या थी, आखिरकार क्यों ख़त्म हो गई, क्या कमियाँ थी उसके अंदर, क्यों उसको दोबारा मतलब उसकी डेवलप करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, आखिरकार वो था क्या अभी भी उसका अस्तित्व है। तो इस सब के बारे में हम किस में जानेंगे, 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें जानेंगे चैप्टर 2 में। फिर चैप्टर 3 में हम देखेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब जो चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे कि सोवियत संघ तो विघटित हो गया, तो बची वहाँ पर एक ही महाशक्ति जिसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका क्या करेगा, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेगा पूरे वर्ल्ड पे। वो ऐसे कई सारे अभियान चलाएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि जो दुनिया है वो अमेरिकी वर्चस्व में जी रही है, जिसके अंदर हम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अमेरिका के द्वारा चलाए गए थे और जिसमें उसने अपनी मनमानी करी और अपनी सेना का भरपूर प्रयोग करा और बहुत ज़्यादा जनहानि और जान की और माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी जो सैन्य शक्ति है वो पूरी तरह से उसकी आर्थिक शक्ति पर डिपेंड है, यानी उसकी आर्थिक शक्ति मजबूत होने की वजह से वो अपनी सेना को बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाता है और वर्ल्ड पे क्या है, एक वर्चस्व कायम करने हुआ है। अब इस वर्चस्व को कौन टक्कर दे सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में। तो सत्ता यानी कि जो सत्ता है, शक्ति है, सत्ता का मतलब हो गया शक्ति, जो कि अभी अमेरिका के पास है, जो कि वर्चस्व वो काम कर रखा है। तो उसके वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव जो केंद्र हैं वो क्या हो सकते हैं सत्ता के। तो इसके अंदर हम पहलेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, यानी कि जो हमारी यूरोपीय यूनियन है क्या वो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे आसियान के बारे में। जो आसियान है वो आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इस तरह के कुछ देशों ने अपना एक संघ बनाया जिसको हमने आसियान कह दिया। उसके बारे में पढ़ेंगे। आसियान क्या करता है कि जो हमारे
जो अपनी क्षेत्रीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहता है, किसके जरिए? आर्थिक शक्ति के जरिए। तो सबसे पहले वो व्यापार मुक्त अपने जो जितने भी सदस्य हैं उनमें व्यापार मुक्त व्यापार करना चाहता है, जिसकी वजह से अगर उसकी व्यापारिक शक्ति से जो आर्थिक शक्ति आएगी तो वो उससे अपनी सांस्कृतिक शक्ति को भी बढ़ाना चाहता है, यानी अपनी संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहता है। यूरोपीय संघ भी यही करना चाहता है कि वो मुक्त व्यापार के जरिए अपने जो क्षेत्रीय जो जितने भी उसके देश हैं उनमें आपस में व्यापार करके वो अपनी जो क्षेत्रीय अखंडता है उनको बनाए रखना चाहता है, और साथ ही साथ जो सुरक्षा है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी भी लेता है कि अगर एक ही देश पे कोई हमला करता है तो बाकी सब देश भी अपने ऊपर हमला माने और मिलकर उसका डटकर सामना करें। फिर हम देखेंगे जो हमारा चीन है, आखिरकार क्या वो उभरती हुई शक्ति है जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है। आप देखोगे वर्तमान में चीन बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो चुका है, और जो विश्व व्यापार है उसके अंदर, वैश्वीकरण है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहा है। इसके बाद देखेंगे समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया का मतलब हो गया कि जो एशिया के दक्षिण में जो देश आते हैं उनको कहते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः आपको 7 देश देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर भारत भी है। भारत की चारों तरफ आपको दक्षिण एशिया के देश ही मिल जाएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इस तरह के जो मालदीव वगैरह और ये देश हैं, करीब 7 देश हैं जो हमारे दक्षिण एशिया में आते हैं। इन्होंने अपना दक्षेश बनाया था लेकिन कुछ खास वो कामयाब नहीं रहा जो कि अमेरिका को टक्कर दे सके। इसके बारे में पढ़ेंगे। इन 7 देशों में ही अलग अलग जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो है, किसी में लोकतांत्रिक प्रणाली है तो किसी में कोई राजतंत्र है तो किसी में सैनिक शासन आ जाता है। इस तरह की जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति है वो भी सही नहीं रहती है। ये आपस में गृह युद्ध में भी जुटे रहते हैं, यहाँ पर संघर्ष होता ही रहता है। इन संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये संघर्ष क्यों हो रहा है और यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल क्यों बनी रहती है। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसके अंदर हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आपने देखा होगा कि आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो महामारियां हैं वो फैल रही हैं। इन सबको देखने के लिए कि वर्ल्ड पे इसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि एक देश में जब ये महामारी कोई फैलती है तो दूसरे देश पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो महामारियां होती हैं किसी के बॉर्डर को नहीं मानती, किसी देश की सीमा को नहीं मानती हैं। इस वजह से हमें यूरोपीय संघ की जो यानी कि यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जरूरत पड़ी है। इसी के सिवा बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से पड़ी है कि अमेरिका जो है जिसका वर्चस्व कायम है उससे बातचीत करने में यूएनओ जो है बहुत सारे देशों की मदद कर सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो समाधान है उसको ढूंढने में यूएनओ हमारी बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकता है। इसकी क्या वर्तमान में भी अभी भी भूमिका, इसके बारे में भी हम जानेंगे। 7वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में। आखिरकार सुरक्षा से अभिप्राय क्या है कि सुरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर सुरक्षा कितने टाइप की होती है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो पहली हमारी जो होते हम पढ़ेंगे पारंपरिक सुरक्षा के बारे में, दूसरी हम पढ़ेंगे अपारंपरिक सुरक्षा के बारे में। पारंपरिक सुरक्षा हम पढ़ेंगे कि जो हमारी परंपरा से चली हुई आ रही है कि हम मानते हैं कि हमें अपने बस देश में शांति कायम करनी है और बाहर से कोई अगर हमला करता है तो हमें बस अपने जो बॉर्डर है उनसे सुरक्षा करनी है। हम अब तक ये मानते थे, लेकिन यहाँ पर अब अपारंपरिक सुरक्षा जो है वो भी बढ़ जाती है। अपारंपरिक सुरक्षा कौन सी है कि आपने देखा हो कि ये एक महामारी है, अगर वो कहीं चीन में फैलती है तो उसके पूरे वर्ल्ड में प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि ये अपारंपरिक यानी सुरक्षा के नए खतरे आ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, महामारी होगी, आतंकवाद हो गया, और जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल जो हमारा पर्यावरण है वो उसके तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हो गया, और पर्यावरण का विनाश हो रहा है। इस तरह की जो नए खतरे हैं उनको हम चर्चा करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो सुरक्षा है विश्व में वो चाहिए। तो वो एक देश की तो बात है नहीं, क्योंकि विश्व में एक देश तो है नहीं, बहुत सारे देश हैं। तो इसीलिए हमें इसकी राजनीति में चर्चा करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ जो विकसित और विकासशील देश हैं उनकी क्या भूमिका है और उनके आगे क्या खतरे हैं, कि विकसित देशों के लिए कुछ सुरक्षा के और मतलब हैं और विकासशील देशों के लिए सुरक्षा के कुछ और मतलब हैं। हम उन दोनों के अलग अलग मतलब भी जानेंगे। फिर 7वें जो हमारा 8वां चैप्टर होगा उसके अंदर हम देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पर्यावरण तो भूगोल का विषय है, तो हम भूगोल के विषय को हम राजनीतिक विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज जो लैंड है यानी भूमि है वो सीमित है, लेकिन हमारा जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का
जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो तापमान वृद्धि की वजह से पिघलते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो द्वीपीय देश हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ गया है। इस वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए किसी एक देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को सामने आना होगा। इस वजह से हमें पॉलिटिकल साइंस में इन सब की ज़रूरत पड़ती है बात करने की। इसके लिए जो विकसित देश हैं कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कम है, हमारी और विकसित देशों की या विकासशील देशों की दोनों की जिम्मेदारी है, ऐसा विकसित देशों को मानना है। लेकिन विकासशील देश क्या कहते हैं कि भाई विकसित देश तुमने तो विकास कर चुके हो, तो तुम्हें आप जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए। हम अभी विकास कर रहे हैं तो थोड़ा पोल्यूशन होता है तो आपको उससे परेशानी नहीं होना चाहिए। इस तरह के हम जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। एक उदाहरण के लिए आप देखोगे कि अभी ब्राज़ील में क्या हो रहा था कि जो अमेजोन की जंगल है उनको काटा जा रहा है, मीलों तक जंगलों को काट दिया गया है। तो ब्राज़ील से पूछा गया कि आपने भैया ये जंगल क्यों काटे? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से जो हमारा विश्व का तापमान है वो बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ब्राज़ील ने बोला देखो हम हैं गरीब, हमें डेवलपिंग करने के लिए कुछ चाहिए, आप तो हमें कोई टेक्नोलॉजी देते हो ना हमें कुछ सहायता देते हो, तो हमें क्या करना है, हमें तो अब किसी तरह से अपने विकास करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना है। तो उसने खेती के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया। तो इस तरह की समस्याएं हैं वो बहुत सारे देशों के साथ आ रही हैं, तो ये भी हम इसके अंदर जानेंगे। फिर हम 9 जो चैप्टर होगा लास्ट का वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण का आखिरकार अर्थ क्या होता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, वैश्वीकरण जब से आया है तब से क्या उसकी वजह से जो राज्य है उसकी भूमिका में कमी आई है। आप देखोगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में जाके निवेश कर रही हैं और वहाँ के कुछ जो उद्योग है उन पे अपना कब्जा कर रही है। आपने देखा होगा कि जो इंडिया में जो रेलवे था उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि जो रेल है उसको प्राइवेट कंपनी को बेचा जा रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वैश्वीकरण की वजह से ही हो रहा है। अमेरिका का वैश्वीकरण से क्या रिश्ता है और क्या उसकी वजह से अमेरिका की जो संस्कृति है वो पूरे वर्ल्ड पे ला दी जा रही है? अमेरिका की जो वैश्वीकरण है उसकी वजह से जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा रहे हैं। हम ये भी देखेंगे जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है आखिरकार उसका वैश्वीकरण को बढ़ाने में क्या योगदान है, क्या टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा योगदान देती है वैश्वीकरण को बढ़ाने में। क्योंकि आपने देखा हो कि आज नेट की वजह से नेट होने की वजह से आप कंप्यूटर पे ही वर्ल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, तो ये भी एक वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तो इन सब के बारे में हम तमाम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम चैप्टर 9 तक जाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड बुक शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।